Hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT Sri City. My branch is EC. आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. बेसिकली पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक 1 और 2 को कंबाइन करके एस ब्लॉक एलिमेंट्स बनता है. आई होप कि आप सब फैमिलियर होंगे इससे. ठीक है, तो बेसिकली इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम्पलर्स के. आई थिंक अराउंड 55 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, देखते हैं एक एक को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द अल्कली मेटल्स आर लो मेल्टिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल इज एक्सपेक्टेड टू मेल्ट इफ द रूम टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेल्सियस. बेसिकली हमें बोल रहा है कि अल्कली मेटल जो है वो लो मेल्टिंग होते हैं. ठीक है, अल्कली मेटल्स अपने जो है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो वो कभी कभी रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट कर जाते हैं. तो हमें पूछा है 30 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा अल्कली मेटल है जो मेल्ट करेगा. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रुबिडियम सीजियम. जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. ठीक है, कैल्शियम नहीं है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम. हमारा मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है. तो सबसे कम किसका होगा? सीजियम का. और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, सीजियम जो है 29 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर जाता है. ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, सो यही था क्वेश्चन नंबर 1. आसान था. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर विग्रसली टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड डाइहाइड्रोजन. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर लीस्ट विग्रसली. हमें बेसिकली बोल रहा है कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स और डाइहाइड्रोजन बनाते हैं. हाइड्रोक्साइड्स और डाइहाइड्रोजन बनाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमें पूछ रहा है कौन सा अल्कली मेटल है जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा. आई होप कि आप सबको पता होगा कि डाउन द ग्रुप जो है अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है. ठीक है, अगर डाउन द ग्रुप अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है तो वाटर के साथ भी वैसा ही होगा. तो इसका क्या हो जाएगा? लिथियम. ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 3. बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ metal depends on various factors such as the factor which makes Li the strongest reducing agent in aqueous solution. हमें बोल रहा है the reducing power of metal depends on various factor. ठीक है, तो हमें दिया है कि Li जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, और इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से Li को स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट बताया जा रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है? सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. तो मैं आपको एक हाइड्रेशन इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जितना छोटा कैटायन होता है लाइक Li+, सबसे छोटा कैटायन होता है Li+. ठीक है, ग्रुप 1 में. तो इसको जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे. ठीक है, जिसकी वजह से इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है, हाइड्रेशन इंथैल्पी वो राइज करता है और वो बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो इसकी वजह से इसका रिड्यूसिंग पावर भी बहुत हाई हो जाता है. तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रेशन इंथैल्पी. ठीक है, हाइड्रेशन इंथैल्पी जो अपना डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं कैटायन का साइज इंक्रीज होने लगता है. ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए. हाइड्रेशन enthalpy decreases down the group as cation size keeps increasing. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3. अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे.
तो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, मेटल कार्बोनेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द मेटल कार्बोनेट्स इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो हमें बेसिकली बोल रहा है जो अपन अपने मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, MCO3 या फिर MCO3 ट्वाइस, जो अपने मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो हीट करने पे मेटल ऑक्साइड देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो हमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा मेटल कार्बोनेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थर्मली स्टेबल होगा। ठीक है, सो बेसिकली अपना जो आंसर है वो BaCO3 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अपना डाउन द ग्रुप क्या होता है, कैटायन का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, अपने पास Ba हो गया, बी हो गया, बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम और बेरियम। सो अपना डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, कैटायन का साइज इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, अपना जो पोलराइजिंग पावर है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होता है। तो जब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होता है तो अपना जो कंपाउंड है वो कम डिस्टॉर्ट होता है। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन जो है, डिस्टॉर्शन भी डिक्रीज होता है। सो अपना जो कंपाउंड है वो थर्मली स्टेबल होते जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होते जाती है। सो अपना कौन सा हो जाएगा, BaCO3, क्योंकि बेरियम जो है ग्रुप 2 में सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो फजांस रूल में है। तो हम अगले क्वेश्चन में फजांस रूल एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इस पे ही बेस्ड है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, विच ऑफ द कार्बोनेट्स गिवन बिलो इज अनस्टेबल इन एयर एंड इज केप्ट इन CO2 एटमॉस्फेयर टू अवॉइड डिकम्पोजिशन। ठीक है, सो यहाँ पे फिर से स्टेबिलिटी की बात आ गई, तो अपन एक बार देख लेते हैं फजांस रूल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, फजांस रूल क्या होता है, तो फजांस रूल से अपन क्या करते हैं, डिटरमाइन पोलराइजिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट का पोलराइजिंग पावर क्या होगा उसको डिफाइन करने के लिए अपन फजांस रूल लगाते हैं। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे जैसे कैटायन का साइज इंक्रीज होता है अपना पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे एनायन का साइज इंक्रीज होता है, कैटायन का साइज इंक्रीज होने पे पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होता है, और एनायन का साइज इंक्रीज होता है तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है। ठीक है, कैटायन का जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है तो भी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है, और एनायन का जो चार्ज है वो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, तो भी अपना पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है। सो बेसिकली जितना छोटा कैटायन रहेगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, और जितना बड़ा एनायन रहेगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। ठीक है, और चार्ज तो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। तो बेसिकली यही था अपना फजांस रूल। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अपने ऑप्शंस क्या क्या है, BeCO3, MgCO3, CaCO3 और BaCO3। सो बेसिकली एनायंस तो सारे सेम है। तो अब अपन कैटायंस देखते हैं, कैटायंस क्या होगा, BeMgCa और Ba। तो बी B2+ का साइज जो है सबसे छोटा होता है, उसके बाद आता है Mg2+, उसके बाद आता है अपना Ca2+, और लास्ट में आता है Barium 2+। सो सबसे छोटा बेरिलियम है, तो इसका पोलराइजिंग पावर जो है सबसे हाई होगा। ठीक है, सो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि ज्यादा पोलराइजिंग पावर है मतलब बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या होगा, BeCO3। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, BeCO3। ठीक है, और इसे CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है ताकि डिकम्पोजिशन अवॉइड कर सके। सो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मेटल्स फॉर्म बेसिक हाइड्रोक्साइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज द लीस्ट बेसिक। सो हमें क्या बोल रहा है, जो अपने मेटल हैं वो
बेसिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। सो मैं एक आपको बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द मेटल, ठीक है। जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा अपना हाइड्रोक्साइड। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है एटम का, और चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सो अपना मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो अपना बेसिक नेचर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। और अपना क्या क्या ऑप्शन है, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक आपका हो जाएगा BaOH ट्वाइस, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है लीस्ट बेसिक, तो लीस्ट बेसिक क्या हो जाएगा, MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये अपना लीस्ट हो गया। सो यही था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सम ऑफ द ग्रुप 2 मेटल हैलाइड्स आर कोवैलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो अपना जो मेटल हैलाइड्स हैं वो बोल रहा है कोवैलेंट है, ठीक है। कौन से ग्रुप के, ग्रुप 2 के। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और सॉल्युबल भी हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो हमें पूछा अमंग द फॉलोइंग मेटल हैलाइड्स द वन विच इज सॉल्युबल इन इथेनॉल इज, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा BeCl2। क्यों, क्योंकि BeCl2 जो है वो हाईली कोवैलेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। अभी मैंने बताया ना, जितना छोटा अपना कैटायन होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। पोलराइजिंग पावर इंक्रीज, और जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा अपना कोवैलेंट नेचर भी इंक्रीज होता है, कोवैलेंट नेचर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। सो बेसिकली अपना बेरिलियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा, और इसलिए वो इथेनॉल में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन इथेनॉल, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन 7 समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल्स इज। सो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपने को दिया है अल्कली मेटल्स का लिस्ट, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका C, लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप। मैं इसका वो बता देता हूँ, इसका रीजन क्या होता है। जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, साइज आपका इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो वो आसानी से सेल को लीव कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, बेसिकली डिक्रीज है। सो क्वेश्चन 8 ये था, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन 9 क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन देयर नेचर, लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। सो हमें बोला कि कोई भी मेटल हैलाइड्स का सॉल्युबिलिटी है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या क्या, नेचर, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। सो अपना सॉल्युबिलिटी है कोई भी मेटल हैलाइड का, वो बेसिकली इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
among fluorides of alkali metal, the lowest solubility of LiF in water is due to लिथियम फ्लोराइड का जो सॉल्युबिलिटी है वो लोएस्ट होता है, और उसका रीजन पूछा है, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी कंपाउंड को हाईली सॉल्युबल होने के लिए उसका लैटिस एंथैल्पी जो है लो होना चाहिए, लो। और एक और फैक्टर होता है कि उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, ठीक है। सो इसमें से कौन सा आयनिक नेचर ऑफ लिथियम फ्लोराइड ये तो सपोर्ट करता है, सो ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो आयनिक नेचर से क्या होता है, ये तो सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और सेकंड अपना ऑप्शन क्या है, हाई लैटिस एंथैल्पी। सो मैंने बताया ना लैटिस एंथैल्पी लो होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, हाई दिया है। सो ये सॉल्युबिलिटी को सपोर्ट नहीं करेगा, और हमें पूछा गया है लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन टू, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 का क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर टू। सो आसान था, केवल सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी किसी भी मेटल हाइड्राइड का जो है तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है, नेचर, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो आई होप कि क्वेश्चन 9 तक आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन 10 क्या है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विथ बोथ अल्कली एंड एसिड्स, ठीक है। सो ये तो आप सबको पता होगा, जो भी अपना एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, या फिर जो भी अपने एम्फोटेरिक मेटल्स या फिर एलिमेंट जो भी होते हैं, वो दोनों से रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, ठीक है, दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देते हैं, ठीक है। सो हमें पूछा है इनमें से कौन सा जो है अपना ग्रुप टू का हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। सो हमें कौन सा इसमें से एम्फोटेरिक है ये पूछ रहा है, तो BeOH ट्वाइस क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और बाकी के तीनों क्या है अपने, बाकी के तीनों अपने बेसिक है, बाकी के तीनों अपने बेसिक है। सो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका रिएक्शन भी बता सकता हूँ कि इसका रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, बता ही दूं क्या, बता देता हूँ। सो अपना BeOH ट्वाइस जो है वो एक बार बेसिक से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, BeOH होल ट्वाइस, ठीक है। और जब अपना ये HCl से रिएक्ट करता है, मतलब एसिड से रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, और साथ में अपना वाटर, ठीक है। सो ये अपना एसिडिक रिएक्शन हो गया, एसिड से रिएक्ट किया, और यहाँ पे अपना बेस से रिएक्ट किया, ठीक है। सो अपना BeOH ट्वाइस क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया, ऑप्शन ए, एम्फोटेरिक। सो यही था, आई होप कि क्वेश्चन 10 भी समझ आया होगा, आसान ही था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 अपना क्या पूछ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन 11 है अपना, इन द सिंथेसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट द रिकवरी ऑफ अमोनिया इज डन बाय ट्रीटिंग NH4Cl विथ CaOH ट्वाइस, द बाय प्रोडक्ट बिहाइंड इन द प्रोसेस इज। सो बेसिकली यहाँ पे सॉल्वे प्रोसेस, अगर आप लोगों ने याद रखा होगा तो सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ। सॉल्वे प्रोसेस बेसिकली होता है अपना NaCl प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन चारों को एक साथ डालते हैं तो अपना अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 मिलता है, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, NaSCO3 को हीट करते हैं, सो अपना सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। और अपना जो अमोनियम क्लोराइड है उसका रिएक्शन अपन CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो अपने को CaCl2 प्लस वाटर प्लस अमोनिया मिलता है। सो बेसिकली इसको, इस रिएक्शन को अमोनिया रिकवरी रिएक्शन भी बोलते हैं, अमोनिया रिकवरी रिएक्शन, क्योंकि हमें एज अ बाई प्रोडक्ट अमोनिया मिल रहा है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट अमोनिया मिल रहा है, तो सो इसको अमोनिया रिकवरी रिएक्शन भी बोलते हैं। सो अपना कौन सा हो जाएगा 11th का, अपना हो जाएगा CaCl2। CaCl2 भी है ना अपना एक बाई प्रोडक्ट,
और अमोनिया तो है ही। सो 11th को ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1। ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 तक आप सबको समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हेन सोडियम इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया a solution of deep blue color is obtained, the color of the solution is due to। सो हमें बेसिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 पे, हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें x+y मोल्स ऑफ NH3 है, ठीक है। और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, Na के एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। तो Na क्या करेगा, Na का तो पता ही है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अपना Na+ है सॉल्यूशन में, प्लस अपना x+y मोल्स ऑफ NH3 है, और अपने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये सब आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NaNH3 प्लस ENH3y। ठीक है। सो बेसिकली अपना ये क्या हो गया, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो ये NH3 जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना उनके साथ कंबाइन कर जाएगा, और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इसको ही कहते हैं बेसिकली। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Na के जो भी Na+ के जो भी कैटायंस थे उसको NH3 ने चारों तरफ से घेर लिया है, ऐसा हुआ है यहाँ पे, और NaNH3 का मॉलिक्यूल बन गया है। ठीक है। सो आसान था क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 12 का क्या है, ऑप्शन ए अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन 13 क्या है, बाय एडिंग जिप्सम टू सीमेंट setting time of cement becomes less, setting time of cement increases, color of cement becomes light, shining surface is obtained। तो इसका ऑप्शन बी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिए। जिप्सम में सीमेंट ऐड करेंगे तो आपका सेटिंग टाइम जो है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस। ठीक है। सो क्वेश्चन 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डेड बर्न प्लास्टर इज। ओके, सो देखते हैं। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, डेड बर्न प्लास्टर किसको कहते हैं। ठीक है। सो अपना जिप्सन क्या होता है, CaSO4.2H2। ठीक है, ये अपना होता है जिप्सन। अपन जब इसको हीट करते हैं अब 393 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो अपने को क्या मिलता है, CaSO4 प्लस H2O के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। ठीक है। सो ये अपना एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। ठीक है। जब अपना जिप्सन में से वाटर निकल जाता है और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचता है, तो इसको ही अपन डेड बर्न्ड प्लास्टर बोलते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो गया, CaSO4। ठीक है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 तक आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइन इन वाटर इज नोन एज। सो ये तो बहुत ही आसान है, स्लेक लाइन के सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। ठीक है। आई होप कि ये तो आप सबको पता ही होगा। सो अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 15 को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड बाय डायरेक्टली हीटिंग विद डाइहाइड्रोजन। ठीक है। सो अपने को बोल रहा है इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो हाइड्राइड नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, जब अपन इसको डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। सो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शंस अपने क्या क्या है, BE, Mg, Sr और Ba। ठीक है, अपने ये चारों ऑप्शंस है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेरिलियम। ठीक है। क्यों, क्योंकि बेरिलियम जो है वो सबसे मुश्किल होता है बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन्स निकालना। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर बेरिलियम।
ठीक है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा तो ये हाइड्राइड कैसे बनाएगा, तो इसलिए अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को ऑप्शन वन बी। ठीक है। और जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे अपना आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है आसानी से बाहर आते हैं। सो अपना जो हाइड्राइड्स बनता जाएगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द फॉर्मूला ऑफ सोडा एस इज। सो क्वेश्चन 17, सोडा एस का क्या होता है, Na2CO3 को क्या बोलते हैं अपन, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, सोडा एस। Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडा एस। ठीक है। बेसिकली अपना होता क्या है, जो अपना वॉशिंग सोडा होता है ना, वॉशिंग सोडा जो होता है अपना, उसको जब अपन हीट करते हैं एवर 373 केल्विन पे, सो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है। ठीक है। और ये एनहाइड्रस बन जाता है और क्या बनता है, सोडा एस। इट लूजेस इट्स वाटर ऑफ crystallizations and becomes completely anhydrous, और इसको क्या बोलते हैं अपन, सोडा एस। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप कि क्वेश्चन 17 का आप सबको समझ में आया होगा। सो आसान ही था क्वेश्चन 17। ठीक है। सो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। सो अपना क्वेश्चन 18 बोल रहा है, सब्सटेंस विच गिव्स ब्रिक रेड फ्लेम एंड ब्रेक्स डाउन ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्सीजन एंड अ ब्राउन गैस इज। सो अपना बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सब्सटेंस जो है जो ब्रिक रेड फ्लेम देता है। ठीक है। और ब्रेक होके एक ब्राउन गैस भी देता है साथ में। सो अपने को पता है ना फ्लेम टेस्ट, एक बार फ्लेम टेस्ट को डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा, ताकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो जाए वो अपने बन जाएंगे। तो लिथियम कौन सा कलर का फ्लेम देता है, क्रिम्सन रेड। सोडियम कौन से कलर का फ्लेम देता है, सोडियम देता है आपको येलो कलर का फ्लेम। ठीक है। सॉरी, पोटेशियम देता है आपको वॉयलेट कलर का फ्लेम, रुबिडियम देता है आपको रेड कलर का फ्लेम, और सीजियम देता है आपको ब्लू कलर का फ्लेम। तो ये तो हो गया ग्रुप वन अल्कली मेटल्स। ग्रुप टू में क्या होता है, ग्रुप टू में आपका बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है। ये कोई भी कलर का फ्लेम नहीं देते हैं अपना। फिर कैल्शियम जो है वो देता है ब्रिक रेड, अपना स्ट्रोंटियम जो है वो देता है क्रिम्सन रेड, और अपना बेरियम जो है वो देता है एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन कलर देता है फ्लेम टेस्ट में। ठीक है। सो अपना क्वेश्चन बेसिकली क्या था, अपने को ब्रिक रेड पूछा है, तो ब्रिक रेड कौन सा दे रहा है, कैल्शियम। ठीक है। और ब्राउन गैस का रेफरेंस भी है, सो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्राउन गैस के बारे में। किसी भी क्वेश्चन में आपको ब्राउन गैस दिखे ना, ब्राउन गैस, सो समझ जाना या तो यहाँ पे आपको NO2 की बात हो रही है, या तो ब्रोमीन के वेपर्स की बात हो रही है, या फिर CrO2Cl2, क्रोनियल क्लोराइड गैस, क्रोनियल क्लोराइड गैस, इसकी बात हो रही है। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली सारे ऑप्शंस में नाइट्रेट नाइट्रेट दे रखा है, सो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है। सो क्वेश्चन 18 आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट CaOH ट्वाइस। सो अपने को दिया है CaOH का होल ट्वाइस, और पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो अपना ऑप्शंस क्या क्या है, पहला ऑप्शन है अपना इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा इट इज अ लाइट ब्लू सॉलिड।
तीसरा, इट डज नॉट पॉसेस डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी। चौथा, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट। ठीक है, सो कौन सा हो जाएगा इसका? बेसिकली हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सो अपन क्या करते हैं, इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CaOH ट्वाइस प्लस 2Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 प्लस CaCl2, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सो ये हो गया अपना ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में अपने को वाटर भी मिलता है। अपना बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 आया हो कि समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, अ केमिकल ए इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा टू रिकवर अमोनिया। कोई एक केमिकल ए है, क्वेश्चन नंबर 20, तो ये केमिकल ए है, इसका अपन यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। पर्पस क्या होता है, टू रिकवर अमोनिया। सो अभी हमने सॉल्वेट टेस्ट पढ़ा ना, उसमें दिया हुआ था, तो कौन सा अपना था एलिमेंट, सॉरी कौन सा केमिकल था अपना अपना CaOH ट्वाइस था। ठीक है, सो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaOH ट्वाइस। और भी दो चीज दिया हुआ है, व्हेन CO2 इज बबल थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए, द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। ये तो पता ही है आप सबको कि मिल्की हो जाता है जब आप CaOH ट्वाइस में CO2 को पास करते हैं तो अपना कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिल्की होता है। ठीक है, सो बेसिकली अपना और एक क्या दिया है, इट इज यूज इन वाइट वॉशिंग ड्यू टू डिसइंफेक्टेंट नेचर। ठीक है, सो अपना क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, CaOH ट्वाइस। सो अब चलते हैं बेसिकली अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। तो अपना क्वेश्चन 21 क्या है, क्वेश्चन 21 है डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंटियम। सो अपने को हाइड्राइड्स दिए हैं तीन हैलाइड्स के, इसके दिए हैं CaCl2 6H2O, और दिया है BaCl2 2H2O, और अपने को दिया है SrCl2 2H2O। और अपने को पूछा है इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सो पहला है एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये डिहाइड्रेटिंग है तो ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम एयर, तो ये भी सही है। फिर है टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट डिक्रीजेस फ्रॉम कैल्शियम टू बेरियम। सो अपने को दिया है जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं ना, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, सो अपने को बोल रहा है कि टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स डिक्रीजेस। सो ये सही है क्या? सो बेसिकली अपन ने पढ़ा था, फजान रूल पढ़ा था ना, Ca2 प्लस SR2 प्लस Ba2 प्लस। सो जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं अपना पोलराइजिंग पावर क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, सो अपना हाइड्रेट्स को फॉर्म करने का टेंडेंसी भी क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सो अपना 20th का ऑप्शन 3 भी हो गया। सो बेसिकली 1 2 3 तीनों सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द एबव। सो इसी के साथ अपना सिंगल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हुआ। अब अपन देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ये बेसिकली अपना क्वेश्चन 21 था, एक बार कंफर्म करते हैं हम। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मेटलिक एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फ्यूजन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज एक्सेट्रा। द एल्कली मेटल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो देखते हैं। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो अल्कली मेटल का फीचर है। सो एक बार लिख लेते हैं,
हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो अल्कली मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, लो होता है। ठीक है, सो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है अपना, हाई निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सॉरी, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा होगा कि लिथियम जो है, लिथियम प्लस, वो टेबल में सबसे ऊपर होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले टेबल में। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा हाई होता है, बहुत हाई होता है। सो बेसिकली अल्कली मेटल्स का ही, अल्कली मेटल्स डू हैव हाई नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सो अपना ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन वन गलत होगा, ऑप्शन टू सही है। सो ऑप्शन टू सही है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होता है क्या अल्कली मेटल्स का? नहीं, अल्कली मेटल्स का डेंसिटी जो होता है लो होता है, लो डेंसिटी होता है। और अपना चौथा क्या है, लार्ज एटॉमिक साइज। हाँ, तो ये अपना सही है, एटॉमिक साइज जो है अल्कली मेटल्स का हाई होता है। जैसे जैसे अपन राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जाते हैं, आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। सो अपना ऑप्शन टू और ऑप्शन नंबर फोर दोनों सही है। ठीक है, सो क्वेश्चन टू का 22 का क्या हो जाएगा, टू एंड फोर। ठीक है, सो अब बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 आपको बोल रहा है, सेवरल सोडियम कंपाउंड्स फाइंड यूज इन इंडस्ट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। आपका हो जाएगा Na2CO3 और NaOH। इन दोनों का यूज अपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, Na2CO3 and NaOH are used for textile industry। ठीक है, तो अपने 23 का क्या होगा, ऑप्शन वन और थ्री, वन एंड थ्री। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 23 पे आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रीडली सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा जो है सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, रीडली सॉल्युबल होता है। सो अपने को दिया है ऑप्शंस, क्या क्या दिए हैं, BeSO4, MgSO4, BeSO4 और SrSO4। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और स्ट्रोंटियम सल्फेट। ठीक है, सो बेसिकली अपना सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, ये तो अपन ने देखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस मोर रैपिडली देन लैटिस एनर्जी। सो बेसिकली अपना हाइड्रेशन एनर्जी एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, ये दो फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिसाइड होता है अपना। ठीक है, सो अपन जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा डिक्रीज होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस मोर रैपिडली देन लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। ठीक है, और इसकी वजह से अपना क्या होता है, सॉल्युबिलिटी भी जो है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन, अपना ऑप्शन हो जाएगा BeSO4 और MgSO4। ऊपर के दो जो है वो रीडली सॉल्युबल होते हैं, मतलब हाईली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सो अपना 24 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे।
तो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? When zeolite, which is hydrated sodium aluminum silicate, is treated with hard water, the sodium ions are exchanged with which of the following ions? सो बेसिकली अपना बोल रहा है सोडियम जियोलाइट जो है ना, जो कि अपना हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जब उसको हार्ड वाटर से ट्रीट करते हैं, सो कौन सा आयंस है जो सोडियम आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं? सो अपने को पता है कि हार्ड वाटर में कौन कौन से कैटायंस होते हैं, Ca2+ और Mg2+। ठीक है। सो जब अपन सोडियम जियोलाइट को ट्रीट करेंगे हार्ड वाटर से, सो क्या होगा? ये दो कैटायन Ca2+ और Mg2+ Na+ को रिप्लेस कर देंगे, और अपना आ जाएगा आंसर। आंसर क्या हो गया अपना? Ca2+ और Mg2+, क्योंकि बेसिकली हार्ड वाटर में ये दो कैटायंस ही पाए जाते हैं। ठीक है। सो अपना कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। अगर आपको रिएक्शन चाहिए तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। Na2Z जो कि अपना जियोलाइट है, इसको अपन M2+ हार्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? Mz+2Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव के दो कैटायंस रिलीज होते हैं और अपना Mz बन जाता है। बेसिकली अपना जो Na है वो रिप्लेस हो रहा है किससे? Ca2+ और Mg2+ से। ठीक है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। आसान ही था। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 25 कैसे सॉल्व किया। सो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आज के कुछ सेशन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हैलाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। सो अपने को बोल रहा है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हैलाइड्स अल्कलीन अर्थ मेटल के कौन से इनमें से। ठीक है। सो बेसिकली अपन जो टेंडेंसी होता है ना, टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेसिकली अपन जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, सो अपना हैलाइड हाइड्रेट्स का टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है। सो अपना ऑप्शन से एक बार लिख लेते हैं। BaCl2.2H2O, BaCl2.4H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.4H2O। ठीक है। सो अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा BaCl2.2H2O, और अपना ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा CaCl2.6H2O। ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, सो अपना हैलाइड हाइड्रेट्स का टेंडेंसी जो है ना वो डिक्रीज होते जाता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो गया? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 26 तक क्लियर होगा। अब अपन बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आज के सेशन को अपन यहीं रैप अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने सॉल्व कर लिया है, और आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, रैप अप करते हैं आज के सेशन को।